हेलो ऑल ऑफ यू, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो देखो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं मैं इस वीडियो में आपको करवाने वाली हूँ। ठीक है, देखो हमारे पास जो चैप्टर है हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स का वो सारा हमने पढ़ लिया है, लेकिन जिन स्टूडेंट्स ने वो वीडियो नहीं देखी है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उनके पार्ट्स का लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगी। ठीक है, तो जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। लेकिन इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं जो भी हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स के रिगार्डिंग, वो सारे क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में जरूर एंड तक बने रहिएगा, तभी आपके लिए बेनिफिट होगा। तो हम पहला जो क्वेश्चन है वो हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे। देखो ये क्वेश्चन मैंने लिया है, व्हाई इज एनिलीन लेस बेसिक देन पिरिडीन। ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में एमसीक्यू की फॉर्म में भी आ सकता है। ठीक है, या फिर आपको जो भी स्टूडेंट्स जो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, अगर इनके एग्जाम में ऐसे भी पूछा जा सकता है सिंपल, तो आपको इसका आंसर देना पड़ेगा। ठीक है, अगर कोई भी जो स्टूडेंट है जॉब वगैरह के लिए प्रिपेयर कर रहा है, ठीक है, जैसे CSIR नेट है, इन एग्जाम्स के लिए, तो उनके MCQs की फॉर्म में भी ये क्वेश्चन आ सकता है। क्लियर, तो इस तरीके से इसको समझिए। पहले देखो, सबसे पहले हम समझेंगे कि एनिलीन का फॉर्मूला हमारे पास क्या होगा। तो एनिलीन जो होता है हमारे पास वो क्या होता है, ये है हमारे पास एनिलीन। ठीक है, और जो पिरिडीन है, पिरिडीन हमारे पास होता है ये है हमारे पास पिरिडीन। अब बात करते हैं व्हाई इज एनिलीन लेस बेसिक देन पिरिडीन। अभी देखो जो हमारे पास एनिलीन है, ठीक है, ये जो नाइट्रोजन है, इस नाइट्रोजन के ऊपर हमारे पास क्या है, लोन पेयर्स अवेलेबल है। क्लियर, और इस नाइट्रोजन के ऊपर भी हमारे पास क्या है, लोन पेयर्स अवेलेबल है। इस नाइट्रोजन के ऊपर भी हमारे पास ये क्या है, लोन पेयर्स अवेलेबल है। ठीक, अब ये जो लोन पेयर्स है ये क्या है हमारे पास, अगर हम इस ग्रुप की बात करें, जो NH2 ग्रुप है, ये क्या है हमारे पास, ये डायरेक्टली क्या है, अटैच्ड है। ये डायरेक्टली किसके साथ अटैच्ड है, बेंजीन रिंग के साथ। बेंजीन रिंग के साथ क्या है, ये डायरेक्टली अटैच्ड है। क्लियर है, अभी डायरेक्टली अटैच होने के कारण जो ये लोन पेयर होता है नाइट्रोजन के ऊपर, ये इजीली क्या करता है, डीलोकलाइजेशन में पार्टिसिपेट करता है। यानी ये क्या करेगा, यहाँ से डीलोकलाइज्ड होगा जो लोन पेयर है, ये आगे जाएगा, ये रिंग हमारी ये बॉन्ड हमारा आगे शिफ्ट, ये यहाँ पे आगे शिफ्ट, ऐसे करके इनकी क्या चलती है, हमारे पास रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनती है। ठीक है, क्या बनेगी हमारे पास, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। यानी हम ये बोल सकते हैं जो हमारे यहाँ पे लोन पेयर्स होते हैं, ठीक है, जो हमारे लोन पेयर्स होते हैं वो क्या करेंगे, डीलोकलाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगे। दैट्स वाई, ठीक है, दैट्स वाई हमारे पास जो ये लोन पेयर्स हैं वो इजीली अवेलेबल नहीं होते। ठीक है, नॉट इजीली अवेलेबल, नॉट इजीली अवेलेबल। क्यों नहीं होते, क्योंकि इन्होंने पार्टिसिपेट कर लिया डीलोकलाइजेशन में। अगर ये इजीली अवेलेबल नहीं होंगे तो ये प्रोटोनेशन भी नहीं करेंगे, तो इसलिए क्या होंगे हमारे पास, लेस बेसिक। कहानी समझ में आई इसकी, क्या बोला है मैंने। तो अगर हम पिरिडीन, इसके मैंने समझा दिया, अब हम बात करते हैं पिरिडीन की। ठीक है, जैसे मैंने ये बोला कि जो ये नाइट्रोजन है ये डायरेक्टली अटैच है रिंग के साथ, तो हमारे जो लोन पेयर्स है ये रिंग में हमारे पार्टिसिपेट करने लग जाते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने लग जाते हैं। तो जो लोन पेयर है वो इजिली अवेलेबल नहीं होते, तो वो प्रोटोनेशन नहीं करेंगे, तो इसलिए वो क्या होंगे, लेस बेसिक। ठीक है, लेकिन इस वाले नाइट्रोजन की बात करें, नो डाउट ये रिंग में है। ठीक है, ये भी रिंग में है, आप भी ये बोल सकते हो कि मैम ये भी पार्टिसिपेट कर सकता है, लेकिन हमारे पास जो ये लोन पेयर्स होते हैं, ठीक है, ये जो लोन पेयर्स होते हैं ये क्या होंगे, हमारे पास रिंग की प्लेन में होते हैं। ठीक है, रिंग के प्लेन में ही अवेलेबल होते हैं, तो ये हमारे पास डीलोकलाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। ठीक है, डीलोकलाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। अगर ये डीलोकलाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो हमारे पास हम बोल सकते हैं ये मोर बेसिक हो गए। क्यों होगा मोर बेसिक, क्योंकि हमारे पास जो ये लोन पेयर है वो इजीली अवेलेबल है फॉर प्रोटोनेशन। क्योंकि जो ये लोन पेयर है, लोन पेयर्स इजीली अवेलेबल फॉर प्रोटोनेशन। ठीक है, समझ में आया किस तरीके से।
आई होप आप सबको क्लियर हुआ होगा। तो ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू की फॉर्म में भी आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है, या फिर सिंपल क्वेश्चन अगर ऐसे आ जाए तो इसका आंसर आप जैसे मैंने आप एक्सप्लेन किया है वैसे आप एक्सप्लेन करके आ जाना, ठीक है, आपको सही नंबर मिल जाएंगे इसमें से। क्लियर। अभी हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगर आपको ये उतारना है इसको अपनी नोटबुक के ऊपर, तो जहाँ पे आपने नोट्स बनाए हैं हेट्रोसाइक्लिक के, ठीक है, वहीं पे इसको उतारना ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को, ताकि आपको याद रहे। क्लियर। तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। तो सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पे, प्रिपेयर पायरोल फ्रॉम स्यूसेनिक एसिड, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन हम करते हैं इसको। तो समझिए सबसे पहले पायरोल हमारे पास क्या होता है और स्यूसेनिक एसिड हमारे पास क्या होता है। हमें क्या बनाना है, हमें स्यूसेनिक एसिड से पायरोल की फॉर्मेशन करनी है, ठीक है। तो स्यूसेनिक एसिड हमारे पास क्या होता है, CH2 COOH CH2 COOH, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, स्यूसेनिक एसिड, स्यूसेनिक एसिड। क्लियर है। इससे हमें क्या बनाना है, पायरोल की फॉर्मेशन करनी है। तो पायरोल हमारे पास क्या होता है, पायरोल आपको मैंने ये चैप्टर पढ़ाया हुआ है, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देती हूँ, ये है हमारे पास पायरोल। क्लियर। हमें क्या बनाना है, इससे ये बनाना। अब डायरेक्टली हम इससे नहीं बना सकते कि हमें कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाला और सीधा बन गया, नहीं, डायरेक्टली नहीं बनाएंगे, कुछ थोड़ी बहुत रिएक्शंस हमें करवानी पड़ती है, तो जाके हमारे पास ये इसकी फॉर्मेशन होगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेंगे, लाइक P2O5, हम यहाँ पे P2O5 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेंगे और साथ में इसकी हीटिंग करेंगे। यहाँ से हमारे पास ये वाटर बाहर निकल जाएगा और यहाँ पे बनेगा स्यूसेनिक अनहाइड्राइड। क्या बनेगा, स्यूसेनिक अनहाइड्राइड। उसका फॉर्मूला CH2 C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे ऑक्सीजन, ठीक है, ये बन गया स्यूसेनिक अनहाइड्राइड। क्लियर। फिर इसकी हम रिएक्शन करेंगे अमोनिया के साथ और यहाँ से हमारे पास क्या निकलेगा, वाटर, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे क्या निकलेगा, वाटर। हमारे पास किसकी फॉर्मेशन होगी, CH2 C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे जो ये ऑक्सीजन है ना, ये वाला ऑक्सीजन, इसकी जगह पे हमारे पास यहाँ पे लग जाएगा NH। इसको हम बोलेंगे स्यूसेनिमाइड, स्यूसेनिमाइड, ठीक है। हमारे पास ये बन जाएगा। अब हम करेंगे इसकी जिंक डस्ट के साथ डिस्टिलेशन। जिंक डस्ट के साथ इसके क्या करेंगे, डिस्टिलेशन। यहाँ से ZNO निकलेगा, यहाँ से हमारे पास क्या बनेगा, पायरोल, ठीक है। हमारे पास क्या बनेगा, पायरोल। क्लियर। यहाँ से आपको सेम चीज़ यहाँ से आपको MCQ की फॉर्म में भी ये पूछ सकते हैं, क्योंकि आपको बोल सकते हैं कि आपको बनाना क्या है, स्यूसेनिक एसिड से पायरोल की फॉर्मेशन करनी है, तो किस रास्ते से हम बनाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ भी पूछ सकते हैं यहाँ से, यानी यहाँ से आपके MCQ भी क्वेश्चन बन सकता है और आपका दूसरा क्वेश्चन तो बनेगा ही बनेगा, ठीक है। तो ये वाला आंसर है इसका। सेकेंड क्वेश्चन हमारा हो गया है। थर्ड क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको समझ में नहीं आता तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता दिया करो, ताकि मैं इंप्रूव कर पाऊँ नेक्स्ट वीडियो में। क्लियर। तो आपको क्या करना है, जो जहाँ पे भी आपने हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स के नोट्स बनाए हैं वहीं पे ही ये नोट्स बनाएंगे। क्लियर। तो इसको उतार लीजिए, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Question is what happens when pyrrole react with methyl iodide, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका MCQ की फॉर्म में भी बन सकता है। इसके 4 ऑप्शंस आपको दे सकते हैं कि हमारे पास क्या होगा। तो अभी देखिए यहाँ पे हमारे पास पायरोल की जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, मैं देखो बार बार इसलिए बनाती हूँ ताकि आपको ये समझने में आसानी हो, ठीक है। ये हमारे पास पायरोल। अब हम क्या करना है, मिथाइल आयोडाइड के साथ इसकी रिएक्शन करवानी है। हम ये देखेंगे कि हमारे पास यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बनेगा, यहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट की फॉर्मेशन क्या होगी। क्लियर। तो अभी देखो, जो इसके लोन पेयर्स होते हैं, जो नाइट्रोजन है हमारे पास, इस नाइट्रोजन के जो लोन पेयर्स होते हैं वो क्या होंगे, वो क्या होते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं, कंट्रीब्यूटेड टूवर्ड्स एरोमेटिक सेक्सटेट फॉर्मेशन, ठीक
है। जो इनके जो लोन पेयर्स होते हैं, जो नाइट्रोजन के लोन पेयर होते हैं पायरोल में, वो क्या होते हैं, वो कंट्रीब्यूट करते हैं खुद को किसकी तरफ, एरोमेटिक सेक्टेट की तरफ। तो इसलिए हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे हमारे पास जो ये लोन पेयर्स हैं ये हमारे पास फ्री नहीं होते, ये फ्री नहीं होते, तो इसलिए ये क्या है, न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्शन नहीं करेंगे। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बोल सकते हो, वो क्या करेंगे, रिएक्शन नहीं करेंगे, यानी मिथाइल आयोडाइड के साथ ये रिएक्शन नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ये जो लोन पेयर्स हैं ये फ्री नहीं रहते, क्योंकि ये एरोमेटिक सेक्सटेट की तरफ हमारे पास फॉर्मेशन करते हैं, तो ये इसके साथ रिएक्शन नहीं करेंगे। तो हम इसका प्रोडक्ट हमारे पास क्या आएगा, नो रिएक्शन, नो रिएक्शन। अभी देखो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शंस बना के दे सकते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बोला कि 4 ऑप्शंस बने आ सकते हैं, लाइक ABCD। ठीक है, ए ऑप्शन आपको सपोज ये दे दे कोई रिएक्शन ना हो, बी ऑप्शन में यहाँ पे इसके साथ मिथाइल लगा दे, ठीक है, सी ऑप्शन में यहाँ पे मिथाइल लगा दे, अलग अलग तरीके से आपको 4 ऑप्शन बना के दे दे। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे लोन पेयर्स आप यहाँ पे लोन पेयर्स, तो इसकी रिएक्शन करवा दोगे, मिथाइल इसके साथ अटैच करा दोगे और आंसर टिक करके आ जाओगे। तो ऐसे नहीं करना है, ठीक है, इसको समझिए, कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझिए कि लोन पेयर्स हमारे पास यहाँ पे फ्री नहीं रहते। अगर ये फ्री नहीं रहेंगे तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन भी नहीं करेंगे, तो दैट्स वाई ये मिथाइल आयोडाइड के साथ रिएक्ट नहीं करते, तो इसलिए हमारे पास कोई भी रिएक्शन नहीं होगी। क्लियर? तो ये था इसका आंसर। अभी हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे भी आपको जो एग्जामिनर वो फंसा सकते हैं। क्लियर? तो आगे चलते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज pyridine is water soluble but pyrrole is not, explain। तो ये हमें एक्सप्लेन करना है, तो आप थोड़ा सा अपना दिमाग लगाइए, क्योंकि अगर आप इसके स्ट्रक्चर देखेंगे pyridine की, ठीक है, अगर आपको याद हो तो pyridine और पायरोल के स्ट्रक्चर देख के ही आप बता सकते हैं, मतलब आप कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि वाटर सॉल्युबल हो, कौन सा वाटर सॉल्युबल होगा और कौन सा इनसॉल्युबल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे बात करते हैं पहले pyridine की। तो pyridine देखो हमारे पास स्ट्रक्चर ये होती है, देखो स्ट्रक्चर मैं इसलिए बनाती हूँ ताकि आप आइडिया लगा सको इन चीज़ों का। ठीक है, पायरोल अभी हमने बनाया है, पायरोल हमारे पास ये होता है, ये ठीक है, इसके लोन पेयर्स, इसके लोन पेयर्स। क्लियर? समझ में आया? अभी हमें बात करनी है pyridine इज वाटर सॉल्युबल बट पायरोल इज नॉट। अभी देखो जो हमारे पास pyridine होता है, ये जो लोन पेयर्स होते हैं, ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये क्या करेंगे, ये जो हमारे पास ये क्या करते हैं, इट फॉर्म्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद वाटर। ठीक है, ये वाटर के साथ हमारे जो ये लोन पेयर्स होते हैं नाइट्रोजन के ऊपर, ये क्या करेंगे, हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग की फॉर्मेशन करते हैं वाटर के साथ। तो अगर ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर रहे हैं पानी के साथ, तो हम क्या बोलेंगे, सोल्यूबल भी होंगे ये वाटर में। ठीक है, तो अगर ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेंगे तो ये सोल्यूबल होंगे किसमें, वाटर में। लेकिन अगर हम इसकी बात करें पायरोल की बात, अभी मैंने पीछे बताया कि जो ये लोन पेयर है हमारे पास, ये फ्री नहीं होता, ये हमारे पास फ्री नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये कंट्रीब्यूट करता है, कंट्रीब्यूटेड टुवर्ड्स एरोमेटिक सेक्सटेट। ठीक है, इसमें कंट्रीब्यूट करता है, दैट्स वाई ये फ्री नहीं होता। अगर ये फ्री नहीं होगा तो हमारे पास ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग की भी फॉर्मेशन नहीं करेगा। ठीक है, वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनाएगा, तो हम ये बोलेंगे ये क्या होता है हमारे पास वाटर में इनसॉल्युबल। ठीक है, समझ में आया? बस सिंपल सा था। अगर हम इसके स्ट्रक्चर्स की बात करें, लाइक मैंने पायरोल के बारे में आपको पहले बता दिया, pyridine के बारे में मैंने आपको पहले बता दिया, तो इन दोनों स्ट्रक्चर्स को देख के ही आप बता सकते हो कि लोन पेयर्स हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेंगे वाटर के साथ तो सॉल्युबल होंगे। अगर जो नहीं करेगा लोन पेयर्स, ठीक है, क्योंकि रह तू के बात लोन पेयर पे ही आती है,
स्ट्रक्चर तो ठीक है बनी हुई है, लोन पेयर्स दिखते हैं तो हमारे पास जो जवाब होगा, जो इसका आंसर होगा वो लोन पेयर से ही आएगा। क्लियर? तो ऐसे थोड़ा बहुत दिमाग अपना चला लिया करो ताकि आप खुद से ही क्वेश्चन आप इसका सॉल्व कर पाओ। क्लियर? तो ये वाला है, ये क्वेश्चन हमारे पास हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो क्वेश्चंस तो बहुत हैं हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स में, क्योंकि मैंने आपको शायद 5 से 6 वीडियोस दी हैं, आई थिंक 6 है वीडियोस। ठीक है, तो मैंने इतनी वीडियोस दी हैं तो इसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चंस बनते हैं। कुछ क्वेश्चंस मैं आपको करवा दूंगी, कुछ क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ पे लिख के दूंगी ताकि आप खुद से उसको सॉल्व कर पाओ एज अ होमवर्क। ठीक है, वो क्वेश्चंस भी आपके काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, लेकिन वो खुद पहले आप करेंगे, आपसे सॉल्व नहीं होते हैं तो मुझे आप बताएंगे। ठीक है, जो स्टूडेंट मुझे बताएगा कमेंट सेक्शन में कि मैम हमें ये वाला क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो, तो आप लिख के बता देना ये वाला क्वेश्चन, तो इसकी नेक्स्ट वीडियो में हम बना देंगे। क्लियर? लेकिन आपको पहले बताना होगा, तभी बनेगी नेक्स्ट वीडियो। क्लियर? तो ये वाला क्वेश्चन आप उतार लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, 2 क्वेश्चन मैंने साथ लिख दिए इस बारी। एक्सप्लेन व्हाई द डाइपोल मोमेंट ऑफ पिरिडीन 2.260 इज हायर देन दैट ऑफ पिपरिडीन। तो सबसे पहले जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसको सॉल्व करेंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे। हमें बताना है कि डाइपोल मोमेंट जो होता है पिरिडीन का वो ज़्यादा क्यों होता है पिपरिडीन से। ठीक है, तो वही पिरिडीन क्या होता है हमारे पास, तो इसका आंसर देखिए। जो पिरिडीन है हमारे पास ये होती है इसकी स्ट्रक्चर। ठीक है, ये होते हैं इसके स्ट्रक्चर। तो पिपरिडीन की हमारे पास क्या होगी, ये होता है हमारे पास पिपरिडीन। ठीक है, अब देखो ये पिरिडीन है। पिरिडीन की अगर बात करें तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसलिए ज़्यादा होता है क्योंकि इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ होती हैं हमारे पास। क्या होंगी इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ होंगी। कैसे? जैसे ये वाला बॉन्ड अगर हम देखें तो ये वाला बॉन्ड यहाँ पे आएगा, क्यों? क्योंकि इस नाइट्रोजन का -I इफेक्ट लगता है, तो ये बॉन्ड हमारे पास यहाँ पे शिफ्ट होगा। अगर ये बॉन्ड हमारे पास यहाँ पे शिफ्ट होगा तो ये वाला यहाँ पे आएगा इस पे, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक है, क्लियर है ना? नहीं तो मैं नेक्स्ट इसमें बना देती हूँ। देखो अब ये चीज़ है, ये नाइट्रोजन है, ये चीज़ आ गया। यहाँ पे हमारे पास क्या बन गया, नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे पॉजिटिव आ गया। ये बॉन्ड यहाँ, ये बॉन्ड यहाँ, ये वाला पॉजिटिव, ये वाला बॉन्ड हमारा यहाँ पे शिफ्ट करेगा। ठीक है, ये नेगेटिव, ये बॉन्ड यहाँ पे, ये पॉजिटिव, एक घर यहाँ पे आ जाएगा, ये यहाँ पे। इस तरीके से अब हम देख सकें तो ये क्या करता है, हमारे पास जो पिरिडीन होता है यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, अगर हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में देखें तो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज का क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन है। जितना पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा उतना ही डाइपोल मोमेंट हमारे पास ज़्यादा होगा। क्लियर? तो इसका डाइपोल मोमेंट इसलिए है क्योंकि इसमें पॉजिटिव चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन है। लेकिन अगर पिपरिडीन की बात करें तो एज सच इसमें कोई भी बॉन्ड्स अवेलेबल नहीं होते हैं, तो यहाँ पे कोई भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स नहीं बनेंगी, कोई भी चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा, इसलिए हमारे पास इसका जो डाइपोल मोमेंट है वो कम होता है पिरिडीन से। ठीक है, क्लियर हुआ आपको ये? अब नेक्स्ट बात करें इसकी, व्हाट हैपन्स व्हेन 3-क्लोरोपिरिडीन इज ट्रीटेड विद सोडामाइड इन लिक्विड अमोनिया। तो ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। पहले मैं आपको टाइम देती हूँ, जितने मैं रब करती हूँ इसको आप अपने दिमाग से सॉल्व करिए कि 3-क्लोरोपिरिडीन को अगर हम लिक्विड अमोनिया के साथ विद सोडामाइड इन लिक्विड अमोनिया के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमारे पास क्या बनता है। तो करो सॉल्व। हो गया? तो देखो मैं समझाती हूँ इसको। 3-क्लोरोपिरिडीन सबसे पहले आपको ड्रॉ करना है। तो हमारे पास 3-क्लोरोपिरिडीन क्या होता है, ये सिंपल पिरिडीन। ठीक है, यहाँ पे मैंने लगा दिया क्लोरीन ग्रुप। ये कौन सी पोजीशन है, 3-क्लोरोपिरिडीन, तो ये 3-क्लोरोपिरिडीन। क्लियर? अगर हम इसके रिएक्शन करें किसके साथ, सोडामाइड इन लिक्विड अमोनिया के साथ, तो हमारा KNH2 लिक्विड अमोनिया
क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास क्या बनेगा, पिरिडिन की फॉर्मेशन होगी। ठीक है, क्या होगी, पिरिडिन की फॉर्मेशन होगी। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इसकी रिएक्शन करेंगे NH2 के साथ। तो यहाँ पे हमारे पास 3 अमीनो पिरिडिन और 4 अमीनो पिरिडिन, 2 प्रोडक्ट्स की यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाएगी। ये है हमारे पास 3 अमीनो पिरिडिन। ठीक है, और नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे क्या बनेगा, NH2, ये है हमारे पास 4 अमीनो पिरिडिन। ठीक है, समझ में आया किस तरीके से, तो ऐसे आपको सॉल्व करना है इसको। क्लियर, तो ये 2 क्वेश्चंस थे हमारे पास, ये हो गए हैं। और क्वेश्चंस हम करते हैं, इसका पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन इज हाउ इज फिनोल ऑब्टेन फ्रॉम एनिलीन। बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। मुझे लगता है काफ़ी सारे क्वेश्चन, काफ़ी सारे जो स्टूडेंट्स हैं इसको सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को पॉज कीजिए और खुद से करने की ट्राई कीजिए इसको। तो मैं करवाती हूँ अभी। हाउ इज फिनोल ऑब्टेन फ्रॉम एनिलीन। तो एनिलीन हमारे पास होता है ये, हमें क्या प्रिपेयर करना है, इससे फिनोल की फॉर्मेशन करनी है। फिनोल हमारे पास होता है ये। ठीक है, अब ऐसे नहीं है कि डायरेक्ट हम यहाँ पे कुछ डाल देंगे तो हमारे पास ये बन जाएगा, ऐसे नहीं बनता है। ठीक है, हम क्या करेंगे, ये बनाना है, हम नाइट्रस एसिड के साथ इसके रिएक्शन करवाएंगे। वो होगा हमारे पास NaNO2 प्लस HCl। ठीक है, जो बनाएगा हमारे पास HNO2। ये होता है हमारे पास नाइट्रस एसिड, है ना, ये चीज़ हो गई। फिर हमारे पास यहाँ पे क्या बनेगा, इसके साथ रिएक्शन करने के बाद बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसकी हाइड्रोलिसिस इन द प्रेजेंस ऑफ, किसकी प्रेजेंस में, सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या बन जाएगा, डायरेक्ट फिनोल। ठीक है, और ये आइस कोल्ड कंडीशन में होता है हमारे पास, समझ में आया, आइस कोल्ड कंडीशन में चलेगा। तो इस तरीके से हमारे पास फिनोल की फॉर्मेशन होती है एनिलीन से, समझ में आया। तो ये था हमारे पास। आगे हम चलते हैं, आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हमारे पास हाउ विल यू फॉर्म 8 इथाइल किनोलिन फ्रॉम बेंजीन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, ये आपके एग्जाम में आ सकता है कि आप 8 इथाइल किनोलिन कैसे बनाओगे बेंजीन के साथ। तो सिंपल बेंजीन के साथ आपको किनोलिन में लेके जाना है, तो कैसे बनाओगे देखो। तो इसका आंसर लिखिए, आपको लेनी है सिंपल एक बेंजीन रिंग। इस बेंजीन रिंग के साथ हम क्या करवाएंगे, इसकी कराएंगे फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। ठीक है, जो कि होती है हमारे पास CH3 CH2Cl अनहाइड्रस AlCl3। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे क्या बनेगा, CH2CH3। ठीक है, हमारे पास ये बन गया, यानी CH2CH3 इसके साथ अटैच हो गया। अब हम इसकी करेंगे नाइट्रेशन। नाइट्रेशन का मतलब है कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 प्लस कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हमें इसकी रिएक्शन करनी है। हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ पे, CH2CH3 और यहाँ पे NO2, जो कि बनेगा एक माइनर प्रोडक्ट। ठीक है, माइनर प्रोडक्ट, क्लियर। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसकी रिडक्शन, इसकी क्या करेंगे, टिन
प्लस HCl के साथ इसकी रिडक्शन करेंगे तो हमारे पास जो NO2 है वो NH2 में चेंज हो जाएगा। CH2 CH3 NH2 और यहाँ पे हम करेंगे स्क्रैप सिंथेसिस। ये मैंने आपको करवा रखी है, ठीक है। स्क्रैप सिंथेसिस मैंने आपको करवा रखी है, तो वीडियोस में देख लेना इसमें क्या होता है। तो सीधा वो सिंथेसिस लगाएंगे और यहाँ पे हमारे पास बन जाएगा 8 इथाइल क्विनोलिन, ठीक है। ये बन गया हमारे पास 8 इथाइल क्विनोलिन। समझ में आएगा किस तरीके से करना है आपको, ठीक है। तो ये हमारे पास था, और क्वेश्चन मैं आपको भी देती हूँ करने के लिए, मैं भी करवाती हूँ, ठीक है। तो इसका पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम रीड करते हैं, द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द रिएक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफाइल इज, यानी अगर हम तीनों कंपाउंड्स को इसको और इसको इलेक्ट्रोफाइल के साथ इसकी रिएक्शन करवा दें तो सबसे ज़्यादा, यानी हमें डिक्रीजिंग ऑर्डर में इसको अरेंज करना है, पहले सबसे ज़्यादा आएगा, फिर उससे कम, फिर सबसे कम, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन होगा पहले आप ये देखिए। तो इसका आंसर मैं आपको बताती हूँ। देखो सबसे पहले ये है हमारे पास पिरिडिन, ये हमारे पास पिरिडिन मैंने बताया जैसे कि, क्योंकि देखो ये पिरिडिन हमारे पास ये लोन पेयर होता है, तो ये क्या करेगा, ये जो लोन पेयर है इसमें डीलोकलाइजेशन में पार्टिसिपेट करेगा। ये बॉन्ड यहाँ पे आएगा, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे, ये बॉन्ड यहाँ पे आएगा, तो इसमें तो क्या चलेगी, डीलोकलाइजेशन होने लगती है। तो हम ये बोलेंगे कि नाइट्रोजन के ऊपर जो लोन पेयर हमारे पास होते हैं वो अवेलेबल नहीं होते, ठीक है। अवेलेबल किसके लिए नहीं होते, इलेक्ट्रोफाइल के लिए। क्यों अवेलेबल क्यों नहीं होते, क्योंकि ये हमारे पास रेजोनेटिंग में पार्टिसिपेट करने लग जाता है पिरिडिन। तो अगर हम इसके हिसाब से देखें तो ये क्या है, हमारे पास सबसे लेस रिएक्टिव होगा टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो हमारे पास अगर ऑप्शन में देखें, क्योंकि हमें डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है, यानी पहले सबसे बड़ा आएगा, सबसे बड़ा, फिर छोटा, फिर सबसे छोटा, यानी सबसे कम कौन सा है, ये वाला। अब अगर हम इसमें से ऑप्शंस देखें तो कौन से कट रहे हैं, यानी थर्ड ऑप्शन में देखो डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाया हुआ, थर्ड लास्ट में आ रहा है, इसमें भी थर्ड लास्ट में आ रहा है, तो ये दो ऑप्शन हमारे कट चुके हैं, ठीक है। तो इसमें और इसमें क्लियर करते हैं। अभी देखो फर्स्ट और सेकंड, ये हमारे के पास पायरोल है, ये हमारे पास क्या है, थायोफिएन है। अगर हम इसकी बात करें, देखो हमारे पास इस नाइट्रोजन के ऊपर एक लोन पेयर है और साथ में हमारे पास हाइड्रोजन इसके साथ अटैच्ड है, तो हम ये बोलेंगे कि नाइट्रोजन हमारे पास अवेलेबल होता है यहाँ पे इलेक्ट्रोफिल की तरफ, यानी रिएक्टिव होने की तरफ, ये क्या है, अवेलेबल है, इसके ऊपर लोन पेयर्स अवेलेबल हैं। लेकिन अगर हम इसकी बात करें थायोफिएन की, इसके ऊपर तो एक लोन पेयर है, ठीक है, जो इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर अटैक कर सकता है, यानी इलेक्ट्रोफाइल इसके ऊपर आके अटैक कर सकता है, एक इलेक्ट्रॉन है। लेकिन अगर इसकी बात करें, इस पे तो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, इस सल्फर के ऊपर थायोफिएन में क्या है, दो इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये ज़्यादा रिएक्टिव हो गया, ठीक है। अब क्योंकि इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, चार्ज डेंसिटी ज़्यादा है, तो हम क्या बोलेंगे, ये हमारे पास ज़्यादा रिएक्टिव है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग, जैसे मैंने अभी एक्सप्लेन किया, इसके अकॉर्डिंग हमारे पास जो क्वेश्चन है, जो आंसर है वो कौन सा आना चाहिए था, सबसे ज़्यादा हमारे पास कौन सा आ गया, ये वाला, ठीक है, हमारे पास ये वाला आना चाहिए, तो ऑप्शन ये, लेकिन ये वाला ऑप्शन नहीं है, ठीक है, ऑप्शन ये वाला करेक्ट है। अब क्यों है इसका आंसर ये वाला करेक्ट, क्योंकि देखो अब हमने ये बात तो कर ली कि जो लोन पेयर्स के हिसाब से तो हमने बात कर ली कि सल्फर के ऊपर लोन पेयर ज़्यादा होते हैं, तो ये रिएक्टिव ज़्यादा होगा। लेकिन अगर हम बात करें साइज़ की अगर हम बात करें, क्योंकि सारे फैक्टर्स हमें देख के चलना पड़ता है, तभी हमारे जो ऑप्शन है करेक्ट सही होगा, ठीक है। अगर हम बात करें इन साइज़ की, तो नाइट्रोजन का साइज़ हमारे पास क्या होता है, छोटा, सल्फर का साइज़ हमारे पास बड़ा होता है। अब साइज़ छोटा
होने के कारण इसके ऊपर जो चार्ज डेंसिटी है वो सबसे ज़्यादा होगी, ठीक है। यानी हम ये बोलेंगे कि इस साइज़ छोटा है, इसका साइज़ बड़ा है, तो इसमें क्या है, स्पेस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोफाइल आराम से आके इसके ऊपर अटैक कर सकता है। लेकिन सल्फर की बात करें तो साइज़ भी एक तो बड़ा आ गया, ऊपर से डेंसिटी भी है इसके पास, लेकिन साइज़ काफ़ी बड़ा है इसका, तो इलेक्ट्रोफाइल की इसकी रिएक्टिविटी थोड़ी कम हो जाती है एज़ कम्पेयर टू इसके। तो जो ऑप्शन होगा हमारे पास कौन सा करेक्ट होगा, ये डी वाला, ठीक है। ये डी ऑप्शन है वो हमारे पास क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। क्लियर हुआ आपको? एक क्वेश्चन है वो मैं आपको करवा देती हूँ, जो हमारे पास लास्ट क्वेश्चन होगा इस वीडियो का, तो इसको आप उतार लीजिए अपनी नोटबुक के ऊपर। तो देखिए ये वाले जो 2 क्वेश्चंस हैं मैंने आपको एज अ होमवर्क दिए हैं, ठीक है। अब देखो जो ये पहला क्वेश्चन है इसका कॉन्सेप्ट, ये जो सेकंड क्वेश्चन है इसका कॉन्सेप्ट। देखो जिन स्टूडेंट्स को आता है वेल एंड गुड, लेकिन जिनको नहीं आता है तो वो क्या करेंगे, इसको समझने के लिए वो वीडियोस देखेंगे, क्योंकि इसका आंसर और इसका आंसर मैंने आपको वीडियोस में बता रखा है कि कैसे आपको चेक करना होता है, ठीक है। जो पहला क्वेश्चन है पढ़ देती हूँ मैं। पिरिडीन अंडरगोज इलेक्ट्रोफिलिक नाइट्रेशन, मैंने क्या बताया, मैंने क्या करा, पिरिडीन को इलेक्ट्रोफिलिक नाइट्रेशन करी है। इलेक्ट्रोफिलिक नाइट्रेशन तो होगी, लेकिन किस पोजीशन पे होगी, ऑर्थो पे होगी, मेटा पे होगी, पैरा पे होगी, दोनों पोजीशंस पे होगी, तो ये ऑप्शंस हैं, ठीक है। तो ये भी मैंने आपको वीडियोस में बता रखा है। जो सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास वो है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द बेसिसिटी ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। हमें इसकी जो ये 4 कंपाउंड्स मैंने दे रखे हैं, इनकी बेसिसिटी का ऑर्डर आपको बताना है, ये भी मैंने आपको करवा रखा है, ठीक है। जिन स्टूडेंट्स को आता है तो वो तो बता ही देंगे हैंड टू हैंड, अगर जिनको नहीं आता तो प्लीज़ वीडियोस देख लेना, ताकि आपके जो कॉन्सेप्ट हैं वो अच्छे से पक्के हो जाए और आप अपने जो एग्ज़ाम्स होते हैं आपके उसमें अच्छा परफॉर्म कर पाओ, अच्छे मार्क्स गेन कर पाओ, ठीक है। तो ये देख लेना, आपको एज अ होमवर्क मैंने दिए हैं। तो जिन स्टूडेंट्स ने ये दोनों कर लिए हैं तो आप कमेंट सेक्शन में डन कर देंगे कि मैम हमने ये होमवर्क कर लिया है, दोनों क्वेश्चन हमें आते हैं। जिनको नहीं आते वो वीडियोस देख के डन कर देंगे कि हाँ जी मैम हमने वीडियोस देख के समझ लिया है, हमें समझ में आ गया। लेकिन जिनको फिर भी समझ में नहीं आया वो कमेंट सेक्शन में वो भी बताएंगे स्टूडेंट्स कि हमें समझ में नहीं आया, तो ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी, ठीक है। तो इस वीडियो को अच्छे से देख लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।